नमस्कार मित्रों। बहुत समय से कुछ मित्रों की ख्वाहिश थी कि मैं कुछ कहानी भी सुनाऊं। कविताएं बहुत हो गई, ठीक है। आज कहानी लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। सफर स्वप्निका का। इस कहानी का शीर्षक है सफर स्वप्निका का। आनंद लीजिए। अलसाई सी भोर और तापमान आसमां छूता हुआ। मैंने उठते ही अपनी नियमित आदत के अनुरूप खिड़कियां खोली। उन पर जो डले पर्दे हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता हटाया। मगर यह क्या, एकदम गर्मा गर्म भपका सा घर में प्रवेश कर गया। सुबह सवेरे कितना खूबसूरत सा नजारा होता है, और खिड़की खोलते ही सामने उगते हुए सूर्योदय की लालिमा से सरावर आकाश, जहां सिंदूरी रंग की जो छटा होती है बरबस ही मन मोह लेती है। शीतल पवन रोम रोम में बस जाती है। खिड़कियां खोलना और उन पे पर्दे डालना और फिर उन्हें लहराते हुए उस खूबसूरत प्रातः का आनंद लेना, ये ना मेरे दैनिक जीवन का एक प्रमुख अंग सा बन गया है। शुरू से रहा है। चिड़ियों की चहचहाट, एक अनूठी सी जो स्वर लहरी है, वो वातावरण में पैदा कर देती है, जिन्हें पर्दे हटाकर, कभी झुककर, कभी उचककर देखना बड़ा ही रोमांच का सा विषय रहता है मेरे लिए। मगर आज यह क्या, मैं तो मात्र 3 दिनों के लिए ही तो बाहर गई थी। 3 दिनों में लौटी हूं तो इतना भी बस दृश्य। अखबार बरामदे में से जाके उठाया तो मानो लगा वो अभी अभी से भट्टी से सीख कर आ रहा। अखबार के ऊपरी वाले कॉलम पर नजर पड़ी तो वहां तापमान लिखा था। आंखों को समझ नहीं आया। पुनः आंखें गड़ाकर देखा तो पाया कि ये प्यारी सी झीलों की जो नगरी है, यहां पे भी पारा 47 डिग्री को पार कर चुका था। ओह हे भगवान, ये ग्लोबल वार्मिंग कितना दुखदाई है ये। ओह, मगर इसमें बेचारे भगवान का क्या दोष। मगर हम इंसान जो है ना, सभी समस्याओं पे उसी का हाथ देखते हैं। हमारी कुछ आदत सी बन गई है कि हम सारा दोषारोपण उसी के माथे पर अनायास ही कर बैठते हैं। इतने में ही माथे पर पसीने की जो बूंद है वो आंखों से टकरा गई और स्वतः ही आंखों पर पहुंच गया। आंखों जो पसीने के जो नमकीन जल है उससे तड़प उठी, क्योंकि पसीने का जल आंखों में गया था तो एक तरफ से उठी। सवेरे सवेरे ना सारा मूड खराब हो गया। पर अब करें भी तो क्या करें, तापमान नियंत्रण हमारे हाथ में तो है नहीं। हे ऊपर वाले, कुछ तो रहम कर। मैंने यो ही बगैर कुछ सोचे समझे बड़बड़ा लिया। जानती हूं निरर्थक है, पर भीतर ऊपर वाले की जो महिमा है ना, कुछ ऐसी रची बसी है कि उसका नाम यही अपने आप ही फिसल जाता है मुंह से। तापमान बढ़ने में तो दोषी हम ही हैं। हमारे प्रगतिवादी विचार, हमारा प्रगतिवादी व्यवहार, जिनकी वजह से हमने लंबी लंबी अट्टालिकाएं खड़ी कर रखी हैं, रहने को, पैसा बरसाने को नवीन कल कारखाने हमने लगा लिए हैं, और प्रकृति का दोहन जितना कर सकते थे उतना कर लिया। कारखानों का जो त्याज्य है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो चाहे द्रव्य हो, चाहे गैस हो, चाहे अनुपयोगी जहर हो, कब कहां कितनी मात्रा में किस तरह हमारी बर्बादी की गाथा लिख गया, हमें पता ही नहीं चला। हमारी बगिया मात्र चंद गमलों तक सिमट कर रह गई। खैर, यह वैचारिक समुद्र ना बड़ा गहरा है। उतरते जाओ, तल तो आता ही नहीं। और ये क्या, मैं चाय बन गई। ओफ, मैं अपने ख्यालों में गुम, हाथ जो है यंत्रवत काम करते गए और भगोनी से नीचे गैस पर होते हुए प्लेटफॉर्म पर फैली चाय की नदियां बह गईं। झट से पोंछा उठाया, सफाई कर दोबारा से चाय बनाई और फिर अपने रोजमर्रा के कार्यों में जुट गई।
दोपहर खाने से निपटकर फिर अपने रूम में एसी ऑन किया और पैर फैलाकर आराम से बैठकर फिर अखबार उठाया। सवेरे ना ढंग से पढ़ा नहीं था, सिर्फ यही खास खास समाचार देख लिए थे। अब पढ़ूंगी ढंग से। विज्ञापनों के मध्य 2-4 खबरें प्राप्त हुई कि निगाहें अटक सी गईं। वहां बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में छपा था, स्वप्निका ने हमेशा के लिए दुनिया से विदाई ले ली। स्वप्निका हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गई। हाय, यह क्या! सुंदर सुंदर तस्वीरें भी छपी थी, जिन्हें देखकर मेरी आंखों में भी ऐसे मोटे मोटे मोती टपक पड़े। कल रात आगे पढ़ा तो जो देखा कि कल रात उसने अपने अपार्टमेंट में अपनी यह लीला समाप्त कर ली। पूरा समाचार एक सांस में पढ़ लिया, मगर पढ़ते ही लग रहा था कि मानो मेरी सांसें भी कहीं अटक सी रही है। कितनी खूबसूरत सी स्वप्निका! वो पता है, हमारे कॉलेज की पहचान ही उसी से थी। वो वाला कॉलेज जिसमें स्वप्निका पढ़ती है, और ये पूरा शहर उसे जानता था। रोज ही उसके बारे में, उसकी नवीन बुलंदियों के बारे में चर्चाएं हुआ करती थी और कुछ न कुछ समाचार पत्रों में छपता था उसकी बुलंदियों के बारे में, और साथ में हमारे कॉलेज का नाम भी छपता था। तो यही तो कारण था कि हमारे कॉलेज में इन पिछले 3-4 सालों में छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई, क्योंकि अक्सर ही प्रत्येक क्षेत्र में किशोर वय जो होती है ना, वो बुलंदियों को छूना चाहती है। तो लगता था जब स्वप्निका वहां पहुंच सकती है तो हम क्यों नहीं। और अभिभावक तो खुशी खुशी ढेरों अपेक्षाओं के साथ हमारे कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते थे। और कुछ बच्चे तो नयन सुख की अभिलाषा में भी हमारे कॉलेज में चले आते थे, क्योंकि वास्तव में ना स्वप्निका को ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से तराशा था। गजब का चुंबकीय आकर्षण था उसमें। खेलकूद प्रतियोगिताओं हो, नृत्य संगीत हो, वाद विवाद हो, भाषण हो या परीक्षा परिणाम, सब में उसका नाम प्रत्येक क्षेत्र में हमेशा ऊपर ही रहता था। बहुत महत्वाकांक्षी थी वो, और जबरदस्त मेहनत भी करती थी। उसका नाम ऊपर देखकर मेरा भी सीना ना चौड़ा हो जाया करता था। आखिर बहुत अच्छी सखी थी वो मेरी। मेरे पापा कुछ अलग, पर जो उसके पापा जो थे वो पीडब्ल्यूडी में बाबू थे, और उसकी जो मम्मी थी वो प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। सामान्य सा परिवार था, पर वो असामान्य थी। सच, वो असामान्य थी। अभी तो उसकी दादी नानी भी यही है, और वो इतना ऊपर कूच कर गई। नहीं नहीं, ये सच नहीं होना चाहिए। मेरी आंखें ना निरंतर उसको याद करके बरस रही थी। पहला मौका था कि उसकी उस ऊंचाई को देखकर, वहां नाम देखकर उसका मेरी रुलाई फूट पड़ी थी। नीचे अंतिम पंक्ति में लिखा था उसकी मौत के कारणों के लिए जांच कमेटी बिठाई जाएगी, और मुझे लगा काश जांच हो और ऐसा पता चले कि वो अभी जिंदा है। मौत ने उसे बस करीब से जाके छुआ हो, और वो अभी यही इसी संसार में हो, पड़ताल में यह चीज सामने आ जाए। वो तो हमारे खुशनुमा से छोटे से शहर की खुशनुमा सी पहचान थी। हर हाल में खुश रहने वाली संस्कारी बालिका, जिसे निरंतर किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहना ही होता था। जब देखो तब हर किसी की मदद को तैयार, अपनी झट स्कूटी बैठाई और दौड़ती रहती थी। समाज में व्याप्त जो पाश्चात्य रंग है, उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। भारतीय संस्कारों में ढली प्रगतिवादी बालिका आम अभिभावकों के लिए भी एक अनूठा उदाहरण थी। जाने कितनी लड़कियां उसे देखकर जल भुन के राख हो जाया करती थी। हो सकता है कि दूसरों की जलन की जो तपिश हो ना, इसीलिए उसको उसने जलाकर खाक कर दिया हो। पिछले वर्ष ही तो ऐसा हुआ था, हमारे कॉलेज में वार्षिक उत्सव चल रहा था, और उसमें स्वप्निल स्नैक्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल थे। वहां उनकी नजरें
इस आकर्षक बालक पर आकर रुक गईं, थम सी गईं। खूबसूरत सी, मासूम और भारतीयता से ओतप्रोत नव किशोरी को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। 1 महीने में तो पूरे विदेश में, देश में सब में छा गई। टीवी के कार्यक्रम हो, समाचार पत्र का मुख्य पृष्ठ हो, या पत्र पत्रिकाओं के रंगीन पृष्ठ हो, या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के जो होर्डिंग्स होते हैं, कॉलेज की दीवारें जो होती हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स, उसकी एक नई पहचान बना चुके थे। और उसके बाद तो जो महानगरों की भागदौड़ है, उसके जीवन का एक सहज अंग सा बन गई थी। उसकी वो जो स्टील ग्रे कलर की छोटी सी स्कूटी थी ना, पता ही नहीं चला कब हवाई जहाज में तब्दील हो गई। कैसे हुई ये भी नहीं समझ पाया। अरे हम क्या समझ पाते, उसे खुद को भी नहीं पता चला। ये सब कुछ बहुत जल्दी से हो गया। उस पर आसमान से पैसों की बारिश होने लगी। धरती बड़े बड़े होर्डिंग्स के रूप में उसे जगमगाहट दे रही थी, जिसका भरपूर लाभ उसके परिवार वाले उठा रहे थे। वह धरती से कुछ ऊपर उड़ रही थी। उसके पैर जमीन तलाश रहे थे, क्योंकि आंतरिक रूप से वह व्यक्तित्व जो थी, वो जमीन से जुड़ा रहना ही चाहत रखती थी। वो जमीन से जुड़े रहना ही चाहती थी। पर वो जहां भी पैर टिकाती, कोई ना कोई उसे ऊपर की तरफ धकेल ही देता और हवा दे देता, और वह आसमानी परी झट से उड़ जाती, और दूसरे लोग उससे जो जुड़े हुए हैं वो फायदा उठाते उसका। दुनियादारी से अनभिज्ञ वो मासूम निरंतर चलते चलते बहुत दूर पहुंच गई, जहां के उदात्त वातावरण के जो दर्द हैं वो उसे अब अकेले झेलने थे। क्योंकि परिवार में तो 2-3 पीढ़ी तक, दूर दूर तक कोई भी ऐसा नहीं था जो वहां पहुंचने की योग्यता रखता हो या वहां पहुंच पाया हो। किसी ने सपने भी नहीं देखे थे वहां पहुंच पाने के। तो पर नितांत अकेलापन व्याप्त था वहां। कभी किसी अपने से वह इसका जिक्र भी करती तो उसे उसकी वो महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझा देता, मगर उसे सहारा न मिलता। उसका भाई बरसाती आमद की बदौलत शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले चुका था, जबकि उसमें उसकी भी योग्यता नहीं थी। पैसों की बदौलत 2 कमरों वाला जो घर था उनका, वो आलीशान कोठी में बदल गया था। माँ बहन की जो वार्डरोब थी और लेटेस्ट डिजाइनर परिधानों से लद गई थी। पिता भी बजाज प्लैटिना जैसी सस्ती सी बाइक की जगह शानदार एसी गाड़ी से अब कार्यालय जाने लगे थे। घर का वह छोटा सा आंगन जहां वह मेहनत के बीज बोती थी, छत का वह कोना जहां वह शांति से कार्य योजना का निर्माण करती थी, कुछ भी तो नहीं बचा था। उसके पास सच कुछ भी नहीं बचा था जिससे वह अपना दर्द कह सके, अपने जख्मों को दिखा सके। पर हां, यह भी सच है कि प्रत्येक परिजन के जो सपने हैं, उसके परिवार वालों के जो सपने हैं, उसके अपने थे। उन्हें पूरा करने के लिए उसे उड़ना ही था। बस उसने यही ठाना, और उसकी जो महत्वाकांक्षाओं का अंबार था, लगातार ठोस जमीन की तलाशी करता था, जहां पर वो मजबूती से पैर टिका के खड़ी हो और फिर आसमां छूने का प्रयत्न करे, जैसा कि वो हमेशा से करती आई थी। वो इंसानियत के साथ ऊंचाइयां पाना चाहती थी, यही उसकी आकांक्षा थी। पर जब लोग थे उसके परिवेश में, उसके परिवार वाले या समाज वाले, जो उसके आसपास में रहने वाले, उन्होंने उसको तो परी बना दिया और उसे परे धकेल दिया। वह दोहरे व्यक्तित्व में के तले कुचल गई। अंदर से कुछ, बाहर कुछ और प्रकट हो रहा था। चाहती कुछ और, करना कुछ और पड़ रहा था। और समाज की जो निकृष्ट मानसिकता है, उसके दलदल में फंसती चली गई, किसी को कह ना पाई।
धंसती चली गई। स्वयं ने संभलने की लाखों कोशिशें की, मगर वह कोमलांगिनी अपने आप को संभाल ना पाई। पैरों तले धरती बहुत नीचे धंस चुकी थी, जिसके सहारे टिक पाना बड़ा मुश्किल था। नाम और पैसा उसके चारों ओर बिखरा था। जितना चाहे जैसे चाहे समेट ले, मगर वो सम्मानजनक अपनापन जिसकी उसे तलाश थी, उसे वह ढूंढती ही रह गई। झूठ और फरेब की दुनिया जिसे उसने कभी आंख भर के देखा भी न था। वो तो हमेशा पढ़ाई और पढ़ाई से जुड़ी हुई गतिविधियों में ही, विद्यालय की जो साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उन्हीं में व्यस्त रहती थी। अचानक उस मायावी दुनिया में पहुंच गई जहां के लिए उसका जन्म नहीं हुआ था। पश्चिमी रंगों से रंगी वो चकाचौंध कर देने वाली जीवन शैली उसे रास न आई। वह वहां सामंजस्य नहीं बैठा पाई और उस दुनिया से बाहर निकल ना पाई। चाहकर भी लोगों ने उसे निकलने नहीं दिया। उसकी जो छटपटाहट है, उसकी जो बेचैनी है, शायद ही कोई समझ पाया हो। समझौतावादी प्रकृति की जो वो नारी थी, विभत्स समाज की कलुषित मानसिकता से समझौता नहीं कर पाई, जबकि वो हर जगह समझौते कर लिया करती थी। इस कलुषित मानसिकता से समझौता करना उसके बस का नहीं था। हर जगह अपनी जीत का परचम लहराने वाली स्वप्निका यहां जिंदगी से हार बैठेगी? नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। पर हो गया, ऐसा दिख रहा था। उस घटना को लेकर अनेकानेक अटकलें लगाई जा रही थी। सच्चाई उन सभी से कोसों दूर थी। सत्य तो सिर्फ एक ही था कि स्वप्निका अब हमारे बीच नहीं रही। सुलझी हुई नारी की जिंदगानी की कहानी यों अचानक मौत के कारणों में उलझ कर रह गई। तो यह था स्वप्निका का सफर। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।